तो ये विषय था। दूसरा, संविधान और संस्कृति को लेकर काफी बातचीत हुई थी और पंचायत इन दोनों की दृष्टियों से क्या है, इस पर एक हल्की चर्चा हुई थी और ये हुआ था आगे इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बल्कि कुछ साथियों का सुझाव था कि अगली बैठक में हम इसी मुद्दे को पर केंद्रित करें अपनी चीज बात को। और भी कुछ सवाल उठे थे, तो मेरे ख्याल से हम सभी से चाहेंगे कि और साथी जुड़े। उससे पहले जो साथी हैं, पिछली बैठक का क्या उनका वो रहा और अभी आज की चर्चा के लिए उनका सुझाव क्या है। तो इससे हम लोग शुरू करें इस चर्चा को। भूपेंद्र कुमार जी, आपने हाथ भी उठाया है लेकिन आपका माइक नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप फिर से जरा अपने को वो करिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे सुधीर कुमार त्रिपाठी जी से। सुधीर जी, आपसे शुरुआत होगी आज के। सुधीर जी, अपने को अनम्यूट करिए। सुधीर जी निकल गए हैं क्या? अभी तो थे और चलिए भूपेंद्र जी, आपका माइक नहीं है। शर्मा जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। शर्मा जी, डीपी शर्मा जी, पिछले का थोड़ा सा, पिछले की चर्चा का हल्का सा संदर्भ लेते हुए अपने व्यू को रखें। शर्मा जी। जी जी शर्मा जी। शर्मा जी की आवाज आ रही है अभी। क्या शर्मा जी, कुछ दिक्कत हो रही है? शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए ओम प्रकाश तिवारी जी, तिवारी जी, चलिए आपसे शुरू हुआ करें। तिवारी जी। क्या सुधीर त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रखेंगे? सुधीर त्रिपाठी जी। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार जी जी, रखिए। जी बहुत अच्छा। ये है अपना पंच परमेश्वर की अवधारणा को शायद सुधीर जी, आपकी आवाज आवाज कट रही है, जरा देखिए। है शायद। हाँ सुन अब आ पा रहे रही है। हैं? हाँ अब आ रही है, आ रही है। जी 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 जी। तो ये बहुत ही अच्छा है और निरंतरता में कुछ काम चलता रहे। जो हमारी अवधारणा है पंचायत को जो है एक अस्तित्व में आने की। और ये सर अभी जो चुनाव हुआ था उसमें भी सर ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान और पार्षद लोगों के वोट लेते हैं, तो वार्ड मेंबर क्यों चूक रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अभी 36 हुए थे, तो उसमें अपनी जगह हमने बात अपनी रखी थी यहाँ के प्रतिनिधियों से। तो ये भी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं कि जब हम वार्ड मेंबर हर उसमें प्रासंगिक बनाएंगे
तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका को लोग समझेंगे। और अभी बड़ा अच्छा संदर्भ आपने जो ग्रुप पर भी डाला कि ये वार्ड मेंबरों की समितियों के नाम प्रकाशित होने लगे, तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ एक दूसरे को प्रेरणा देके करने लगे, तो हमारे कार्य को भी कुछ गति मिलेगी। और जो आप तरह से हम लोगों को मतलब एक निरंतर ज्ञान गंगा से हम लोग लाभान्वित होते रहते हैं, वो चलती रहे, जिससे कि हम और स्वतंत्रता से पंचायत में अपनी बात रख पाए और उसको उस रूप में जिसका हम लोगों के मन में भाव है उस रूप में आगे ला पाए। चलिए बहुत अच्छा। एक बार फिर से सबको कि अभी चर्चा की जो शुरुआत हुई है, सुधीर जी ने शुरू किया है, उसमें ये था कि पिछली जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के जो रेफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हो कि इस आज की बैठक में उसको आप अपनी तरफ से रखना चाहते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ नए सवाल भी निकल करके आए और जिससे कि आज की चर्चा को उसी दिशा में आगे ले जाया जा सके। तो इस क्रम में ये शुरू की चर्चाएं शुरू हुई हैं। डीपी शर्मा जी फिर से ट्राई करेंगे। डीपी शर्मा जी। ओम प्रकाश तिवारी जी। जी तिवारी जी। सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बताएं तिवारी जी। जी सर पिछली जो 9 अप्रैल को मीटिंग हुई थी जी उसमें काफी चीजों को कवर किया गया था और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है उसमें पंच परमेश्वर विद्यापीठ का विचार क्यों आ रहा है इस पर काफी विस्तार से आपने बताया था। और जो मुझे याद है उसमें जो हमारे जो संदर्भ था जो पंच परमेश्वर विद्यापीठ का, उसमें 2-3 चीजें पे बार बार बात आ रही थी। एक तो अरुण जी की तरफ से नैतिक चारित्रिक और व्यवहार परिवर्तन को लेके कुछ बात आई थी और दूसरा आपकी तरफ से जो मुझे ज्यादा मतलब वो पंच परमेश्वर के संदर्भ में ठीक समझ में आया वो ये था कि ग्राम सभा और पंचायत का जो मूल आधार था वो समाज, संस्कृति और उसके आपस के संबंध, और साथ में आपने ये भी विश्लेषण दिया था कि राज्य संविधान और कानून के आपस में क्या संबंध होते हैं और ये क्या परिलक्षित करते हैं। जैसे समाज और संस्कृति का जो संबंध की आप व्याख्या कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि इसमें कर्तव्य और दायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भाव निहित होता है, इसमें अंतर्निहित होता है। और राज्य कानून की अगर हम बात करते हैं उसके हिसाब से चलते हैं या देखते हैं तो उसमें अधिकार आधारित होता है, तो राइट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये एक मूल चीज थी जो मुझे अभी भी याद है। उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें जी आपने ये कहा था कि शायद कानून अगर एलोपैथी है तो दायित्व और कर्तव्य वो मतलब हाँ एक आयुर्वेदिक की तरह काम करता है। इस तरह की भी आपने बहुत ठीक से बात रखी थी। तो एक बात जरूर उसमें थी जिस पर चर्चा होना बाकी रह गया था कि पंच परमेश्वर जो एक शब्द है इससे कुछ लोगों को लग रहा था कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पे कि कहीं इस तरह का नहीं हो कि जो आगे कुछ इससे समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट हो या लोगों को इस पे कुछ इसको आत्मसात करने में, कुछ एक्सेप्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये एक बात जरूर इसमें आई थी। तो मुझे लग रहा है कि आगे के संदर्भ में चर्चा का विषय ये भी होगा और मैं अपनी तरफ से चर्चा के लिए एक और प्रपोज करना चाहूंगा विषय, वो है कि पंच परमेश्वर विद्यापीठ के लिए स्कोप क्या होगा, किस तरह से होगा। क्योंकि सरकारें आजकल अपने स्तर पर सारे प्रशिक्षणों को, ओरिएंटेशंस को ये सब करती है। पिछले दिनों जो चर्चा हो रही थी आपने एक लिंक भेजा था मुझे रेड्डी साहब का जो पेशा क्षेत्र में जो के लिए जो मॉड्यूल बनाने का एक जो ट्रेनिंग करिकुलम और उसका फ्रेमवर्क बनाने पे बात हो रही थी।
तो उसमें साथियों के अनुभव से ये निकल रहा था कि सरकारें बहुत प्रयास कर रही है अपने लेवल पर प्रशिक्षण करने को। उनके पास भी कई तरह की संस्थाएं जो प्रशिक्षण में काम करना चाहती हैं, और इसी बीच में हम भी पंच परमेश्वर के लिए वो भी हम एक प्रशिक्षण के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या स्कोप बचता है, कैसे होता है, उसमें पार्टिसिपेशन का तरीका क्या होगा, कैसे लोग उसमें, और वो ऑनलाइन होगा, आवासीय होगा, गैर आवासीय होगा, कितने दिन का होगा, किस किस तरह का, तो वो एक थोड़ा सा इस पर भी हमें आगे के उसमें जाना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देसाई जी से निवेदन है कि वो कुछ इसमें जोड़े आगे। गोविंद देसाई जी। आई थिंक जो मुद्दे हमने चर्चा किए थे वो तो सारे मुद्दे मिनट्स में अच्छे से कैप्चर हो गए हैं, तो वो बात आ गई थी। एक मुद्दा जो हमने रांची मीटिंग में बात किया था कि जो सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी SIRD NIRD के हो रहे हैं, उनके मूल्यांकन का एक एजेंडा मुद्दों में हमें कहीं पे लेना चाहिए। तो क्या वो रोल पंच परमेश्वर विद्यापीठ ले सकते हैं कि क्या? उस पे अगर हम आज एक थोड़ा बात करके समझ बना ले तो अच्छा रहेगा, वो मुझे लगता है। यस। जो साथी कुछ अपनी बात रखना चाहे वो सब है, मतलब तो बुलाने के लिए मैंने एक शुरुआत की थी। साकेत जी कुछ जोड़ेंगे आप अपनी तरफ से? प्रमोद जी, साकेत जी, सभी लोग एक बार कुछ जो मन में आया है पिछली चर्चा के बाद और अभी जो आगे चर्चा को जिस दिशा में चाहते हैं वो जरा संक्षेप में रखे तो जिससे चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। हाँ साकेत जी। जी सर, नमस्कार सब लोगों को, बहुत जोहार। अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हम लोग थोड़ा अभी झारखंड पंचायत विकास जागरूकता अभियान में ही व्यस्त हैं सब लोग, तो अभी सुनते हैं। राणा जी कुछ कहना चाहेंगे झारखंड से? राणा जी, प्रकाश राणा। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्वेश्चन कर दिए सर, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था पिछली चर्चा में जो चर्चा हुई उसका क्या आपके मन में ये है ना, उसी चर्चा को हम लोग रिकैप कर रहे हैं अभी कि जो चर्चा हुई है उसमें से आगे की चर्चा के कौन से बिंदु निकल कर बाहर आ रहे हैं आपके हिसाब से, एक चीज। दूसरा, उस पर अगर कोई फिर कमेंट आपको करना है तो एक अवसर है। हाँ, मूल रूप से सर इसमें जो आपने बहुत अच्छा व्याख्या किया था कि पंचायतों के संदर्भ में कि पंच परमेश्वर के आज के परिदृश्य में क्या उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें आपने उसको बहुत अच्छे से व्याख्या किया था कि ईश्वर को जैसे जो सत्ता है शक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं, तो आजकल पंचायतों के जो सभाएं हैं उसमें जो शक्ति निहित है वो इसी अवधारणा पे निहित है कि जो 5 लोग होंगे वो ईश्वर के अवधारणा को मानते हुए निर्णय दे पाएंगे। इन सारे जो मौलिक तथ्य हैं, मौलिक विषय हैं, इसको मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की जरूरत है और ये बहुत सटीक भी है आज के समय में और पहले भी प्राचीन काल में भी ये इस बात पे जोर दिया जाता रहा है और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है, क्योंकि हम पंचायतों को कानून से तो केवल नहीं सुधार सकते हैं, नैतिक गुणों के और धर्मों के आधार पे हम कंट्रोल और नियंत्रण करके उसमें ज्यादा, क्योंकि जितनी संख्या है अपने देश में उनके जनप्रतिनिधियों को, उनको नैतिक गुणों से ज्यादा बांधा जा सकता है और पंचायतों के विकास कार्य में उन्हें मोरल रूप से सशक्त और मजबूत किया जा सकता है, जिससे वो एक आदर्श पंचायत और आदर्श गांव की जो परिकल्पना है वो पूरी हो सकेगी। तो सर मेरे तरफ से आज इतना ही कमेंट रहेगा। ओके, प्रमोद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो इतने बृहत जो विषय था और इतनी सारी खुलकर चर्चा उस दिन हुई थी 2-2.5 घंटे तक, और जो उसका मिनट्स भी जो आए हैं तो वो मैंने पढ़ा था, तो सारी चीज लगभग उसमें आई हैं।
बस एक ही चीज है कि इसका अस्थायित्व जो है पंच परमेश्वर का जो हमारा कंसेप्ट है, अगर वो बनता है कहीं, तो उसको अस्थायित्व हम किस प्रकार देंगे, और क्या उसके कुछ ऐसे होंगे कि भाई जोन कुछ ऐसे बनेंगे, या सेंटर बनेंगे, या प्रदेश स्तर पर कोई सेंटर बने, या मॉडल के रूप में किस तरीके से बने, पहल कहाँ से हो एक तरीके से, क्योंकि विषय तो वास्तव में निश्चित रूप से बढ़िया है, और बहुत कई सालों से जो है कंसेप्ट है दिमाग में, और ये होना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि अपना और खासतौर से तीसरी सरकार अभियान के नेतृत्व में ये एक सेंटर भी बनता है कहीं, पहले भारतवर्ष में एक जगह कहीं बन जाए, अपना मूर्त रूप ले ले, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो उसके संसाधन हम किस तरीके से बनावें, या सारे लोग एक साथ जुट के उसको बना सकते हैं, कि पहले एक हम अपना मॉडल तैयार कर लें। विषय तो वास्तव में सारे अच्छे हैं, क्षमता संवर्धन के लिए उसका मॉड्यूल भी, जो जितने मॉड्यूल सुझाए गए हैं वो मॉड्यूल भी सारे बहुत बढ़िया हैं। इतने सुंदर विचार और मॉड्यूल शायद सरकार के पास नहीं होंगे जितने यहाँ अनुभवी लोगों ने दिए हैं। तो बस उसकी बात यह है कि सर वो पहल कहाँ से और किस तरीके से हो, उसको हम कहाँ से कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज विचार होना चाहिए। चलिए चंद्रशेखर द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ द्विवेदी जी बोलिए, अनम्यूट हो गए आप। हेलो। हाँ बोलिए द्विवेदी जी। जी जी प्रणाम सर। क्या हुआ, अभी खाना खाने जा रहे थे क्या? जी जी सर। खा लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। जी 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 ठीक है सर। हाँ खा लीजिए आपने। ठीक है कोई बात नहीं। तो अपने को म्यूट कर लीजिए आप। चलिए विजय प्रताप आजमगढ़। हाँ विजय प्रताप। नमस्कार सर। हाँ सर आवाज जा रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। सर मैं पिछली मीटिंग में नहीं था सर, इसलिए कोई जानकारी है नहीं। तो, जी। और सर ग्राम पंचायत जी। सर ये कह रहा था कि सर जो पंचायत समितियां जो सर बनी हुई हैं, उसमें स्वास्थ्य और कल्याण समितियां भी बनाई गई हैं, जो सर वो प्रधान के अंतर्गत आती हैं या सभापति के? वास्तव में आपने जो पूछा है ये उत्तर तो मिल जा रहा है, लेकिन ये इस समय इसका विषय एकदम अलग है। नहीं सर वो तो हमने पहले नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। उसमें हमने पहले बताया कि पिछली मीटिंग में था नहीं, इसलिए पूरी जानकारी नहीं है सर। लेकिन चूंकि दिमाग में सर ये सवाल थे तो सर पूछ लिए। चलिए वो सवाल का उत्तर दे दिया जाएगा, चूंकि ये नेशनल लेवल पर हो रही है ना मीटिंग। ओ सॉरी सर। कई राज्यों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सॉरी सर। ठीक है सर। हाँ तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अकेले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्षमा चाहता हूँ सर। जी कोई बात नहीं। ठीक है सर, आगे सर। ठीक है सर। अभी तक चर्चा में जो, हाँ शर्मा जी बोलिए, शर्मा जी अनम्यूट हुए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार बोलिए। थोड़ा पहले मैंने कोशिश किया बोलने की, मैं बात नहीं कर पाया। हाँ आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही। घर पर हूँ, थोड़ा बच्चे भी आए हुए हैं। देखिए अब तक की बात मैं सुन रहा था और पिछली परिचर्चा में उपस्थित था। स्वरूप के पक्ष विपक्ष में जो भी तर्क आ रहे हैं या आएंगे और आगे कैसे चलना है इस पर भी निर्णय होना है। इस समय मेरा सिर्फ इतना ही मत है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक नॉलेज बैंक के रूप में एक सेंटर होना जरूर चाहिए, और वो हर प्रदेश के बारे में नियम कानून और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो उसके पास एक बैंक के रूप में, और उसकी शाखाएं किन किन प्रांतों में होगी, कैसे कैसे होगी, इस पर सब डिस्कशन किया जाए। नाम क्या रहेगा ये कोई मुद्दा नहीं है।
मैं ये मानता हूँ कि तमाम अन्य संप्रदाय के लोग भी जो कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो सरस्वती या गणेश की पूजा करते हैं, भले ही वो उस हिंदू संप्रदाय के भी नहीं है, सनातन धर्म के भी नहीं है। वो मानते हैं कि हाँ गणेश जी है, नित्य उन्होंने सिखाया, विद्या की देवी सरस्वती है। तो इस तरह से इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कोई बात नहीं है, नाम जो भी रखें, विद्यापीठ भी कहें तब भी ठीक है, पंच परमेश्वर विद्यापीठ गए तब भी ठीक है, नाम क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस विचार से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और जिस पर चर्चाएं चलनी शुरू हुई है, इसको मूर्त रूप मिले। संशोधन तो बाद में होते रहेंगे। बस इस समय मुझे इतना ही कहना था। नमस्कार। कोई भूपेंद्र कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? भूपेंद्र कुमार। नहीं, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। तीन मोटे सवाल आए थे, 3 विचार आए थे, उन विचारों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। एक तो आया था कि इसका तिवारी जी की तरफ से था कि इसका स्कोप क्या होगा, इसका विषय और क्षेत्र क्या होगा। ठीक उसी तरह जो देसाई जी का प्रश्न था कि सरकारी योजना के मूल्यांकन, जो सरकारी प्रोग्राम है प्रशिक्षण के, तो राष्ट्रीय कार्य समिति में बातचीत के दौरान ये आया था कि उनका एक स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य भी हम लोगों को करना चाहिए कि प्रशिक्षण कैसे उनके चल रहे हैं। वो भी लगभग इसके स्कोप और या इसके विषय और क्षेत्र में ही कहीं जुड़ता है। एक आ रहा है बार बार पंच परमेश्वर के नाम को लेकर के, इसका स्कोप क्या होगा, इसको थोड़ा सा, चूंकि एक चीज ये है कि पहले से कुछ चीजें इसके मतलब माना गया था कि एक ट्रेनिंग सेंटर होगा या शिक्षण केंद्र होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें चलेंगी, कहाँ कहाँ तक उसको ले जाया जाएगा। ये तो एक परिकल्पना स्वाभाविक है, जब इस पर का विचार आया उसी समय से बनना स्वाभाविक था। लेकिन परिस्थितियां और समय के हिसाब से और फिर जिस तरह से एक विचार विनिमय का एक नया क्षेत्र खुला है, तो उसमें पहले जो था और अभी जो होना चाहिए या आगे क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे बदलाव की गुंजाइश है। लेकिन मोटे तौर से अगर करें, और कुछ चीजें जो जिसको कहते हैं, जैसे भारत का संविधान भी है, तो उसका भी है कि भाई उसका एक मूल चरित्र है, चीजें बदल सकती हैं लेकिन उसका मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, उसके मूल चरित्र को नहीं बदला जा सकता। अगर वो बदला तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरह किसी भी संस्था या किसी भी इस तरह के प्रयास का स्वाभाविक है, उसकी एक मूल दृष्टि है और उसका एक मूल स्वरूप है। तो वो तो बहुत क्लियर होना वो ज्यादा जरूरी है। बाकी तो चीजें जुड़ना और जुड़ती रहेंगी और घटती भी रहेंगी। एक तो इसके पंच परमेश्वर के नाम को लेकर इधर भी ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ी है शायद, क्योंकि अभी आप देखिए कल दिल्ली में जो हुआ कि वहां पर पहली बार, और वो भी एक राजनीतिक दल ने उसको शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी ने हनुमान जयंती मनाने का, और फिर लोगों ने वहां जुलूस, मतलब बाकायदा अखबार में ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि वो हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जलसा निकला और किस तरह फिर जा करके जो शाम तक हुआ आपने टीवी में देखा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से ये हुआ, तो धर्म को लेकर या संप्रदाय को लेकर इस तरह की प्रक्रियाएं बड़ी तेजी के साथ नए सिरे से पूरे देश में उभर रही हैं, और वो बहुत सारे लोगों के लिए कान भी खड़े करते हैं और आशंकाएं भी पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुत निरपेक्ष भाव से राष्ट्रहित में काम करने को जो लोग सोचते हैं, उनके लिए एक सवाल तो ये बनता है।
ये कौन सा मैसेज देगा, कौन सा संदेश। क्योंकि होता क्या है कि व्याख्या तो बाद में होती है, उसके अर्थ तो बाद में समझाए जाते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है और वो अर्थ का संकोच भी होता है, अर्थ का विस्तार भी होता है। हर शब्द का के अर्थ का संकोच भी होता है और विस्तार भी होता है। इतना ही नहीं होता बल्कि अर्थ जो होता है वो भ्रष्ट भी होता है, अर्थात अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। ऐसे भी होता है कभी कभी वो अर्थ जो है एकदम गलत अर्थ देने लग जाता है। ऐसा भी समय के हिसाब से होता रहता है। उस तरह से 2-4 घटनाएं उसके साथ घटती हैं, फिर उसका पूरा का पूरा उसके प्रति धारणा बदल जाती है। लेकिन एक चीज तो होता है, एक चीज तो है कि जो उसका मूल सत्य है, उस मूल मात्र इतने के लिए वो भ्रम पैदा हो जाए या धारणा हो जाए, तो क्या जो मूल सत्य उससे जो तत्व निकल करके बाहर आ रहा है वो सही में जो अर्थ दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं 3-4 चीजें आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। ये पंच परमेश्वर शब्द लोक जीवन में तो बहुत था, शताब्दियों से चला आ रहा था। पंचायतों में ये मानते थे कि जब कोई पंच बनता है, और देखिए ये जब शब्द आया था तब पंच चुना नहीं जाता था। पंच तो पंचायत इकट्ठी हुई तो उसी में से किसी को पंच तय कर लिया जाता था कि भाई आप पंच होंगे। तो पंच एक तरह से उसको तय किया जाता था जो न पक्ष होता था न विपक्ष होता था। पंच इसीलिए कहा जाता है पंच जो होगा वो न पक्ष होगा न विपक्ष होगा। जो पक्ष और विपक्ष से परे होता था उसको पंच बनाया जाता था, क्योंकि माना जाता था वही ठीक से न्याय करेगा। अगर वो किसी पक्ष में सोच रहा है तो उसका न्याय जो है। और अभी भी चाहे वो आज की अंग्रेजी न्याय व्यवस्था हो या जहां पर पंचायती न्याय व्यवस्था चल रही है, चाहे ग्राम कचहरी हो या न्यायपालिका हो या ग्राम न्यायालय हो, सब जगह ये शर्त रखी जाती है कि जो केस आया है, अगर उस केस से रिलेशन कोई भी रिलेशनशिप जज की बनती है या पंच सरपंच की बनती है तो वो अपने को विड्रॉ कर लेगा। ये हर जगह उसके प्रावधान है बाकायदा। तो वो अपने को विड्रॉ करेगा, अलग करेगा, क्योंकि फिर वो पंच नहीं रह गया, वो पक्ष हो गया या विपक्ष हो गया। एक न एक पक्ष में है, वो पक्ष में हो गया। तो पक्ष और विपक्ष से परे पंच की परिकल्पना की गई थी, एक चीज। और दूसरा, जैसे उस दिन कहा गया था कि परमेश्वरत्व जो है वो सद्विवेक है। मुझे गांधी जी का वो वाक्य इस अर्थ में याद आता है कि जब वो प्रार्थना सभा में बैठते थे तो यही लाइन तो दोहराते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। गांधी ने इसमें कि मैं भगवान कह रहा हूं तो इसका संकोच उन्होंने कभी नहीं किया, और प्रार्थना करने से भी कभी संकोच नहीं किया, और अपने को धार्मिक कहने से भी कभी संकोच नहीं किया। तो बड़े खुल के सार्वजनिक मंचों पर कहते थे मैं मूलतया धार्मिक हूँ। ये बार बार कहते थे कि मैं मूलतया धार्मिक हूँ। तो वो कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ऐ ईश्वर जो है भगवान, तुम सबको सद्बुद्धि दो, क्योंकि लड़ाई ईश्वर और अल्लाह के नाम पर ही होती रही। मतलब इसीलिए वो कहते थे कि तुम जो है वो सबको सद्बुद्धि दे। पंच परमेश्वर में यही हो रहा है कि वो जो परमेश्वरत्व है वो अपने आप में सद्बुद्धि है, वो विवेक है, सद्विवेक है। तो सद्बुद्धि सबको सम्मति दे भगवान, सही सम्मति दो, सद्बुद्धि दो, ये गांधी जी भी कहते थे। दूसरा, पंच परमेश्वर शब्द सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समाज में आया प्रेमचंद की कहानी के साथ। प्रेमचंद की कहानी जो पंच परमेश्वर की कहानी है, ये कहानी समाज की ताकत और कमजोरी अपने समय की, उस समय के, और उस समय के समाज और आज के समाज में बहुत थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन लगभग वही चीजें हैं। कैसे दो दोस्त होते हैं, वहां धर्म तो एकदम परे हो गया, क्योंकि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है। तो और कैसे
दोस्ती और फिर कैसे अंत में जब निर्णय का वो आता है तो कैसे सद्विवेक जगता है। जुम्मन का सद्विवेक जगता है, वहाँ अलगू का सद्विवेक जगता है अपनी अपनी जगह पर। तो न दोस्ती आड़े आती है, न दुश्मनी आड़े आती है, और अंत में जो सत्य होता है वो न्याय के रूप में बाहर आता है। तो ये पंच परमेश्वर कहानी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तबके में लोकप्रिय हुई, वो जुम्मन प्रेमचंद की कहानी के साथ हुआ। एक चीज और मुझे याद है कि जब 1994 में मैं उस समय उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर होकर भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से। एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई थी, क्योंकि उस तरह की पोस्टें तब नहीं होती थी। सिर्फ एक रीजनल डायरेक्टर, जिसको आज कहते हैं, उस समय रीजनल कोऑर्डिनेटर कहते थे नेहरू युवा केंद्र में, तो वो पोस्ट थी, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो बाद में एक स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर करके पोस्ट बना के भेजा गया और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े मूवमेंट को शुरू करना है। उस समय लगभग 15,000 ग्राम पंचायतों में एक साथ काम को शुरू किया था, और शुरू करने के साथ पंचायत को ही बेस बना करके, चूंकि फिर 94 में तो नया पंचायती राज आ गया था, राज्यों के अधिनियम संशोधित होने लगे थे, और 95 से पंचायतों के चुनाव भी शुरू हो गए थे नए ढांचे पर। तो उस समय 95 में ही एक कार्यक्रम सबसे पहले लिया था हम लोगों ने। वो कार्यक्रम लिया था कि महात्मा गांधी उत्तर प्रदेश में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय जो सरकार थी वो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू किया कि महात्मा गांधी 1929 में उत्तर प्रदेश में जहां जहां आए थे, उन सारे जगहों पर पंचायत के विषय को लेकर के एक बड़े सम्मेलन की आयोजना की, लगभग 25-30 जिलों में, और उसका नाम रखा गया पंच परमेश्वर मेला। उसका नाम ही रखा गया पंच परमेश्वर मेला। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार के, इनके सारे लोगों से मैंने कहा कि वो भी शामिल हो, या वहाँ का जिला प्रशासन। मैंने देखा कि उसको पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पीलीभीत में हुआ हो या फिर बनारस में हुआ हो या जहां भी हुआ, जिस भी जिले में हुआ, बिजनौर में और सारी जगहों पर, उन सारी जगहों पर इतने उत्साह के साथ सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल होते थे। और उसका जब समापन काला कांकर में हुआ था, तब तो बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनिधि भी आए थे पूरे प्रदेश से, और बहुत हुआ। और उसके पक्ष में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया था पंच परमेश्वर मेलों के की उसमें भागीदारी के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि 1996 में उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के उन 15,000 ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर कार्य योजना की शुरुआत की गई थी, और बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी ने, जिसको एपीसी कहते हैं, एपीसी की तरफ से पंच परमेश्वर कार्य योजना के लिए बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और कमिश्नर और डीएम की ड्यूटी लगाई गई उसमें तय ये था कि 5 मुद्दे थे और 5 संस्थाएं थी गांव के ग्राम पंचायत के स्तर पर, ग्राम पंचायत क्षेत्र जो बनता है उसके स्तर पर। तो उन 5 मुद्दों पर और 5 संस्था, जैसे ग्राम पंचायत एक संस्था थी, दूसरा प्राइमरी स्कूल उसके साथ जुड़ा हुआ था, स्कूल जो उसके अंदर, स्वास्थ्य विभाग था, ग्रामीण विकास विभाग था, और युवा मंडल थे, गांव के युवा मंडल थे। तो ये 5 संस्थाएं थी और 5 विषय थे। तो उन विषयों पर पहले सर्वे होना उस गांव का, उसकी वस्तुस्थिति का आकलन करना, आकलन करने के बाद वहां पर पूरा का पूरा उनका पूरा 1 साल का प्लान बनाना, 5 मिल करके साथ बैठ करके। और वो एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। मुझे याद है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं इलेक्शन कैंपेन चलता है, उस तरह से कमिश्नर के लेवल पर सारे कलेक्टर्स की मीटिंग लेना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और बाकायदा पंच परमेश्वर कार्य योजना, राज्य सरकार भी उसको हाईलाइट कर रही है। तो उसमें वो रहा। तो कहीं भी किसी ने भी राज्य के स्तर पर, सरकार के स्तर पर,
गैर सरकारी स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर उस समय कभी किसी ने इस शब्द पर सवाल ही नहीं खड़ा किया कि ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि बड़े ही उत्साह के साथ लोग शामिल हुए थे। अब भी थोड़ा सा है समय की इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो एक है कि मतलब पता नहीं, ये उत्तर प्रदेश की मैं इस स्थिति बता रहा था, अदर स्टेट की क्या स्थिति हो। मैं सिर्फ ये कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा था कि शब्दों के साथ जो धारणाएं बनती हैं समय के हिसाब से हो सकता है बदलती रही हो, लेकिन ये शब्द ऐसे था जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत स्वीकार शब्द था सभी वर्गों में, उसके कोई उससे इतर विषय नहीं आता था। तो इस पर एक बार हम लोगों को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है, और नहीं भी तो शब्द को लेकर कोई बड़ा आग्रह नहीं है। और ऐसा भी है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये स्वीकार है शब्द, तो ठीक है, एक विद्यापीठ होगा, उस विद्यापीठ का मध्य प्रदेश में या किसी दूसरे राज्य में वहां की जो परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से, जहां बहुत ज्यादा इस तरह के संवेदनशील स्थितियां बनी है, वहां शायद ये समाज के सभी वर्गों को न जोड़ सके लगे, और ऐसा शुरुआत में ही एक हो, तो वहां जरूर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वो कर, इसलिए इसका कोई आग्रह और दुराग्रह नहीं है। इसलिए ये हमें बड़े खुले मन के साथ इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक तो ये था। दूसरा कि इसका स्कोप क्या होगा और इसका विषय और क्षेत्र क्या होगा। वास्तव में ये विद्यापीठ ये मान के कि आज की तारीख में जो पंचायत के प्रशिक्षण के जो कंटेंट है, मोटे तौर से हम कहते हैं कि भाई दो तरह के कंटेंट है। एक तो गवर्नेंस का कंटेंट है कि पंचायत का शासन क्या है, पंचायत कैसे सरकार है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, और दूसरा कि डेवलप और उसकी कार्य पद्धति क्या है, और दूसरा है कि उसके सब विषय क्या है, और स्पेशली वो विषय जो डेवलपमेंट के विषय है, जो विकास के, पंचायतों के थ्रू गांव का विकास कैसे होगा, पंचायत कैसे एक गवर्नमेंट के रूप में ठीक से उसका सशक्तिकरण हो, और कैसे वो फिर डेवलपमेंट करे, और वो डेवलपमेंट जो पार्टिसिपेटरी हो, जहां लोगों की भागीदारी होती हो। मोटे तौर से ये ट्रेनिंग के विषय जो है पंचायतों के को घूम फिर करके यहाँ सिमट जाते हैं। लेकिन शायद इसका स्कोप, हम इसका विषय और इसका क्षेत्र दो कदम इससे आगे बढ़ करके सोचने की बात है, जहां गैप है। क्योंकि चर्चा जो पिछले सत्र से शुरू हुई कि पंचायत सिर्फ संविधान नहीं है, संविधान का ही विषय नहीं है, वो हमारी संस्कृति का भी विषय रहा है। और उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो इस देश की, जैसे कहते हैं कि संविधान ने जो दिया है या कानून से जो मिला है, वो एक ढांचा मिला है, वो एक ढांचा है। उस ढांचे में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अर्थात जो उसका जीव तत्व, जिसको कहते हैं ना, इसमें जीवंतता कहाँ है, उसका मूल्य कहाँ है, उसका जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति एक स्ट्रक्चर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, या किसी भी चीज में जो लाभ लेते हैं उसके अंदर उसका जो गुण है, उसका मूल्य है, वो महत्वपूर्ण। तो वो जो सांस्कृतिक तत्व है वो पंचायत का मूल तत्व है। वास्तव में जब अंग्रेजों ने इसको ग्रहण लिया तो उन्होंने उसकी उसी ताकत को पहचाना था जो उसका सांस्कृतिक ताकत थी उसकी। उन्होंने देखा था कि पंचायत गांव के लोगों को आपस में जोड़ती है, लोगों को बड़ा विश्वास है अपनी पंचायत पर, पंचायत के प्रति आस्था है, वही जिसको हम कह रहे हैं ना पंच परमेश्वरी पंचायत, अर्थात पंचायत उनके लिए एक आस्था का विषय है। अगर इसको बेस बना करके हम गांव के अंदर डेवलपमेंट को ले जाएंगे तो ज्यादा सार्थकता से हम विकास को कर सकते हैं और लोगों की भागीदारी ज्यादा अच्छी सुनिश्चित हो सकती है। ये उनकी दृष्टि में थे, अन्यथा वो लोकल गवर्नमेंट के नाम पर पंचायत को ही क्यों पकड़ते, एक नई संस्था खड़ी कर देते, उस समय बना सकते थे, कोई नया स्ट्रक्चर नया ढांचा बनाते लोकल गवर्नमेंट के नाम पर, नहीं, लेकिन उन्होंने पंचायत को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा। और फिर गांधी से लेकर के और आज तक
उसी चीज के साथ कि पंचायत के को मात्र इसने के लिए नहीं कि पंचायत एक कानून में बन गई है, बस उतना ही उसका इतिहास है। वास्तव में वो कानून तो इसलिए कि समय के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश है, लेकिन उसका धरातल, उसका इतिहास, उसका बीज तत्व, उसकी जड़ें इस देश की संस्कृति में बहुत गहरे तक है। जब तक हम उसको नहीं टच करते, जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचते, तो जो पंचायती राज आज दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बड़ी निराशा और बहुत सारे चीजें दिखाई पड़ रही हैं और बड़ा जिसको कहिए यंत्रवत हो रहा है, लोगों का उसके साथ कोई ओनरशिप नहीं है, गांव के लोगों का ग्राम सभा के प्रति किसी की कोई अभिरुचि नहीं है, पंचायत उनको एकदम पराई जैसी लगती है, उसके साथ उनका उस तरह का व्यवहार नहीं है। तो ये यही स्थिति बरकरार रहेगी अगर हम उसके मूल तत्व के, उसके जड़ के साथ, उसके मूल सत्य के साथ चीजों को नहीं जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ सकेंगे। तो इसलिए इसके पूरे जो है उसको वहां तक ले जाना होगा, और जब वहां तक ले जाते हैं तब ये फिर इसका स्कोप सरकारी योजनाओं और सरकारी प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि वो समाज के एक नए स्वरूप के गठन का वो। इसीलिए पिछले दिनों इस पे जब चिंतन कर रहे थे कि ये इसके क्या बनेंगे, कहाँ तक जाएगा और ये कैसे होगा, जो आज की तारीख में गांव जहां खड़ा हो गया है, गांव की जो परिस्थितियां हैं, क्या उसमें कोई ग्राम सभा, कोई वार्ड सभा, कोई पंचायती राज जैसा मूल्यवान कार्य संभव लगता है क्या? कितना बटा हुआ है गांव, कितना बिखरा हुआ है, एक तरफ तो ये लगता है। और ऐसे में ये चीजें इसीलिए किसी को नहीं लगता कि पंचायत से कुछ खास होने जा रहा है। आज भी एक सुबह से 11 बजे से 1 बजे तक का एक सेमिनार था, वो थी जिसमें आरटीआई के कार्यकर्ताओं की, और उसमें 2-3 तो शैलेश गांधी जी भी थे। शैलेश गांधी जो भारत के सूचना का अधिकार सूचना आयुक्त बनते हैं आरटीआई के, वो भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के थे शामिल, उत्तर प्रदेश का भी शायद नहीं शामिल हो पाए थे, और बहुत सारे देश के प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। वहां भी पंचायत को लेकर ऐसे विषय ही जोड़ा गया था, आरटीआई और ग्राम सभा, इसीलिए मुझे उसमें मुख्य रूप से बुलाया गया था कि मैं ग्राम सभा और पंचायत के पक्ष को रखूं। तो वहां भी इस तरह की बातें हो रही थी और इसी तरह की आशंकाएं और इन्हीं तरह की बातों की चर्चा, जहां भी चर्चा होती, अभी उस दिन भारत सरकार का जो सम्मेलन था उसमें भी था, तब भी इसी तरह की चर्चाएं बहुत कई कोणों से उभर रही थी। तो ये है, और उसको कैसे मतलब उस स्वरूप को बदलने का काम कहाँ से शुरू हो सकता है, क्योंकि अपने लिए सिर्फ अपने लोगों के लिए सिर्फ इतना नहीं है शायद कि हम पंचायत की कुछ ट्रेनिंग कर देंगे, कुछ पंचायत प्रतिनिधि होंगे, वो अपने जिले में कुछ अच्छी, अपने गांव में अच्छी सड़कें बना लेंगे, जल निकासी ठीक कर देंगे, नहीं, बल्कि ये है कि गांव को सच में क्या गांव बनाया जा सकेगा, क्या गांव गांव के रूप में होगा क्या, जहां रिश्ते होंगे, जहां भाईचारा होगा, जो संविधान कहता है अल्टीमेटली कि पूरा का पूरा संविधान जो है और सारे मौलिक अधिकार सारे इसलिए बने हैं कि लोग अपने अंदर बंधुता का विकास करेंगे, बंधुता के विकास के लिए ही वो सारी कोशिशें करेंगे, और इसी शर्त पर उनको भारत का संविधान सौंपा जा रहा है। तो ये जो बंधुता का भाव है, जो गांव का भाईचारा जिसको कहते थे, गंगा जमुनी संस्कृति कहते थे, भाईचारा कहते थे, वास्तव में ये नहीं रहेगा तो काहे की पंचायत रह जाएगी, और फिर क्या, फिर उसका औचित्य भी क्या रह जाएगा। तो इसीलिए इसके प्रशिक्षण का जो क्षेत्र बनता है वो एक गहरे उसमें जाता है, और फिर मोटे तौर से अगर इसको देखें तो बहुत सरल तरीके से हम सबको ये समझना होगा पहले कि क्या ऐसी कौन कौन सी चीजें या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या विषय हो सकते हैं, कैसे इसको किया जा सकता है कि हम गांव के उस परिदृश्य को एक नया जीवन दे सके, फिर से पुनर्जीवन दे सके। हम में से कई लोग हैं जो अपने समय के गांव के, उन सब शायद समय नहीं है उन सब पर, आप सब उससे विज्ञ हैं। इसीलिए ये लगता है कि जो पहला काम है वास्तव में वो नहीं होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता।
और पहला काम इसे लगता है कि कहीं ना कहीं से भारत के गांव समाज के पुनर्जागरण का एक कार्यक्रम शुरू, तो मतलब पुनर्जागरण जो है वो एक मुख्य मुद्दा आज की तारीख में उभर रहा है। क्योंकि जब तक वो गांव का पुनर्जागरण नहीं होगा, पुनर्जागरण मीन्स गांव की जो सामुदायिक चरित्र था, परस्पर मिलजुल कर काम करने का भाव, एक दूसरे के दुख सुख का भागीदार होना, एक दूसरे की चिंता करना, जिसको हम कहते हैं ना वो पड़ोसीपन का होना, मिल बांट कर खाने की जो संस्कृति थी, वो अगर जो दूसरे अर्थों में भाईचारे और रिश्तों से जुड़ी संस्कृति थी, तो वो अगर कहीं से फिर से क्या खड़ी हो सकती है क्या? उसके लिए क्या कुछ नई कोशिश की जा सकती है क्या? अगर की जा सकती है तो उसके लिए किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? कैसे लोग उसके लिए तैयार किए जाने चाहिए? किस तरह का नेतृत्व खड़ा होना चाहिए? किस तरह के प्रशिक्षण का, और उसी के फिर उसमें उस भावधारा के साथ जो वार्ड में सदस्य बनेंगे, भगवान करे उसी तरह के प्रधान के लिए जो आए उनकी बुद्धि उस तरह से परिष्कृत हो, तब शायद जाकर के गांव के मतलब एक फिर तो एक उस तरह के पंचायत की परिकल्पना की जा सकती है, पंचायत संस्था की। और गांधी तो यही मानते थे ना, कि गांधी तो कहते थे हर गांव में 5 लोगों की पंचायत बने, और वो 5 लोग कैसे हो उसको भी व्याख्यायित करते थे कि वो 5 लोग कैसे होने चाहिए। तो वो उस तरह की चीजों का एक ये है। दूसरा कि ये जो पंचायती राज एक सिस्टम के रूप में आया है, गवर्नमेंट के रूप में आया है, जिसको थर्ड गवर्नमेंट कहा जा रहा है, कई बार चर्चा हुई है कि यह गवर्नमेंट पहली और दूसरी सरकार से एकदम अलग है। पहली और दूसरी सरकार विशुद्ध रूप से कानून पर और यंत्रवत तरीके से संचालित हो रही है, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती, क्योंकि आम आदमी के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वहां तो कुछ अफसर बैठे हैं, कुछ नेताजी गए हैं अपने इंटरेस्ट में, और वो वहीं बैठ करके लोगों को उसी चश्मे से देख रहे हैं, और उस तरह की नीतियां और उस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं, जो सुविधा आधारित प्रोग्राम ज्यादा है, कार्यक्रम ज्यादा है। लेकिन पंचायत तो एकदम अलग है ना, वहां सारे की सारे सब कुछ प्रत्यक्ष समाज है, और वही लोग शामिल हैं जिनके लिए सब कुछ होना है। तो वहां तो समाज भी बैठा हुआ है ना, सिर्फ राज्य नहीं है, राज्य के कर्मचारी नहीं है, वहां वो समाज बैठा है जिसका मूल स्वरूप जो है वो वहां बैठा है। ग्राम सभा के रूप में वो अपने पूरी संस्कृति और पूरे समाज को लेकर के बैठा हुआ है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में कुछ चुने हुए सदस्य हैं, लेकिन उनका रिश्ता भी एकदम नजदीक है। तो क्या ये सिर्फ कानून पर काम करेगी पंचायत, उतने से ही इसका काम चल जाएगा, या जो समाज के जीवन मूल्य हैं वो जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो नहीं। तो इसलिए इसके प्रशिक्षण का जो स्कोप बनता है वो यहाँ बनता है। दूसरा जो इसके साथ है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करें, उस जो बार बार होता है ना, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, एक नई व्यवस्था बननी चाहिए, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी वही अब भी हिंदुस्तान में चल रही है। तो वो जो तंत्र का स्वरूप बदलना है, लोकतंत्र के रूप में जो स्वरूप बनना है, विशेष करके जमीनी लोकतंत्र के रूप में, उसी को कहा जा रहा है कि जब वो समाज जागेगा, उसका पुनर्जागरण होगा गांव समाज का, तो एक नई सामाजिक व्यवस्था का भी निर्माण होगा। तो एक तरफ हो गया गांव समाज का पुनर्जागरण, और दूसरी तरफ गांव की नई व्यवस्था, गांव की एक नई व्यवस्था बनेगी। गांव समाज पुनर्जागृत होगा और गांव की नई व्यवस्था बनेगी, या एक गांव की व्यवस्था का जैसे कहते व्यवस्था की पुनर्स्थापना होगी, उसको नए सिरे से एक पुनर्व्यवस्था बनाई जाएगी गांव की। पंचायत ही उस पुनर्व्यवस्था का मूल होगी, आधार होगी, और तब जाकर के हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव की बात कर सकते हैं। ये 2 चरण जब तक नहीं पूरे होंगे तब तक न सही पंचायती राज होगा, और न जाकर के तो मतलब जिस आत्मनिर्भर और स्वावलंबी, और कहते हैं कि जहां पर स्वराज्य और खुशहाली होगी जिस गांव में, वो गांव खड़ा होगा। तो ये कुल मिलाकर एक लंबी यात्रा है, बहुत छोटा सा न स्कोप है, न परिदृश्य है,
और इसके साथ फिर बहुत सारे अवसर बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये एक परिदृश्य उसके साथ निकलता है कि जो तीसरी सरकार अभियान या पंच परमेश्वर विद्यापीठ अगर आप कह रहे हैं, या हम लोग जो एक चारित्रिक और नैतिक मूल्यों के साथ पंचायत को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उस सब के साथ ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र बनता है। ये मैंने जो कुछ मुद्दे उठे थे उसके साथ एक चीज रखी थी। बाकी जब वो बनेगा तो जो देसाई जी कह रहे थे शोध का और सर्वे का, अध्ययन का, निश्चित रूप से वो एक प्रशिक्षण और शोध ये शब्द बराबर जोड़ा गया था। इसलिए जो भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट बनेगा उसका शोध एक बड़ा विषय होगा, इस तरह का अध्ययन और शोध उसका मुख्य विषय होगा। तो ये कुछ मैं संक्षेप में कोशिश कर रहा था कि आपके सामने कुछ चीज रखें जिससे बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। मेरे ख्याल से कई और साथी जुड़े हैं इसमें, मैं देख रहा हूँ अरुण जी भी आ गए हैं। अरुण जी इस चीज को आगे बढ़ाइए। अब अरुण जी, क्योंकि कई लोग हैं जो शायद बाद में जुड़े, तो मैं थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि, सुधीर पाल जी भी हैं, मैं देख रहा हूँ। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्कार पाल साहब। इसमें पिछले 2 सत्रों से चर्चा चल रही है कि जो एक विचार और चिंतन है पंचायत को लेकर के, वो सिर्फ कानून तक ही नहीं बल्कि संस्कृति तक फैलना चाहिए, उसको जड़ों तक जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप कितनी देर हुआ जुड़े इस चर्चा में आपको? क्या इस चर्चा के मैं आपको सुन रहा था सर। अच्छा, तो फिर तब तो आपकी टिप्पणी का वो है, स्वागत है आपकी टिप्पणी। नहीं ठीक है, बाकी जो हमारे वरिष्ठ साथी है उनकी बात हम सुनते हैं, फिर हम अपनी बात कहेंगे। ओके ओके। अरुण तिवारी जी, अरुण तिवारी जी आज गांव में है, इसलिए चलिए इसको आगे जरा जोड़िए, इसको आगे बढ़ाइए जो मैंने जहां से छोड़ा है। हाँ अरुण जी, जी अरुण जी का नेटवर्क शायद अरुण जी आप अपना वो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज आने लगेगी साफ। हाँ हाँ, अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज बहुत साफ आएगी। तो यहाँ पंचायती चुनाव झारखंड में चल रहा है, पंच परमेश्वर विद्यापीठ होने के लिए जरूरी है, इंस्टीट्यूशन होगा तो लोग उसमें जो है प्रशिक्षण पा पाएंगे, लोग सीख पाएंगे। अच्छा, अरुण तिवारी पलामू वाले हैं, मैंने समझा अरुण तिवारी दिल्ली वाले हैं। कोई बात नहीं अरुण जी। हाँ अरुण जी बताइए अरुण जी। हाँ जी तो 6 बजे से साकेत जी भी रखे हैं जूम मीटिंग के तहत आगे का झारखंड के राजनीति पर करने के लिए कार्यक्रम का। तो उसमें भी हम लोग शरीक होंगे। बहुत बढ़िया। और कुछ लिख के मांगे थे, वो इसके लिए तो हम लोग भेजे हुए हैं लिख करके देने के लिए। जो चलिए उसकी चर्चा तो उसमें करेंगे, अभी जो यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ गोविंद जी मेरे ख्याल से आपसे इस पर आगे सब लोग अपेक्षा कर रहे हैं। गोविंद जी चलिए, ये कुछ दो हाथ उठे हैं। भूपेंद्र कुमार जी, भूपेंद्र जी आपका हाथ है, और फराज अहमद जी, जो अनम्यूट हो जाए वो अपनी बात रखे। भूपेंद्र और फराज अहमद जी। हाँ फराज जी, मेरा नाम फराज अहमद है। मैं फराज जी आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज है। नहीं मेरी नहीं है, कोई और है। हाँ चलिए, वो शर्मा जी का था, मैंने म्यूट कर दिया उनको। हाँ फराज जी बोलिए।
जी जी जी। तो सबका नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस सुविधा और इस जो पूरी समझ है, इसको समझने में हम लोग आपकी जो बातें हैं काफी मददगार साबित हो रही है। पर कहीं ना कहीं मुझे जो हम दूसरे विषय पे लास्ट टाइम जो हम चर्चा करने का बात हमने किया था, जो कानून और जो संस्कृति की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह का क्या सच में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अगर अलग हैं तो कितनी अलग है, या फिर अगर समानताएं हैं दोनों में तो क्या जी समानताएं हैं। मुझे लगता है ये शुरुआती दौर में अगर समझ ले तो हम आगे ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका और ये हाँ बात जरूर जरूर। कोशिश हाँ इसको करूंगा। थोड़ा सा, या जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड कानून से है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। और इसमें ये है कि जैसे संविधान हमारा बनने लगा, कानून तो पहले से भी चले आ रहे थे, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर में राज कर रही थी। तो जब कानून का पूरा ढांचा एक तैयार हो रहा था, तो उस वक्त जो कानून के लिए अनुच्छेद है हमारा 13, उसमें पहला बात ये रखा गया कि कानून हम किस किस चीज को मानेंगे, है ना। तो उसमें ये आया कि कानून जो जैसा हमारा समझ है, जो जनरल परसेप्शन है वो तो है ही कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो कानून बनाती है वो कानून है, ठीक है। जजेस जो कानून जो जजमेंट पास करते हैं उसको भी प्रेसिडेंट के तौर पे कानून मानते हैं। यहाँ तक कि चूंकि भारत एक इतना डाइवर्स कंट्री है, उसमें इतनी प्रकार की कस्टम्स रहे हैं, तो उन्होंने एक रखा कि जो संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, ये कस्टम जो है ये भी एक कानून है। तो हम इसको एक बेस मान के चले कि संस्कृति और कानून दो अलग चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जो हमारे लिमिटेशंस आते हैं कि अगर संस्कृति की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी संस्कृतियां हैं, लेकिन उसके संस्कृति के नाम पे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रचार या फिर कोई गलत प्रैक्टिसेस जो कस्टम या मूल भाव की बात कर रहे हैं वो ना उसमें आ जाए, इसके लिए उसमें लिमिटेशन की बात रही है, ठीक है। अब जैसे कस्टम जो अच्छे नहीं होंगे, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे सती थी या फिर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसका जो जब भी कानून और संस्कृति के बीच में मतभेद होगा तो कानून को मान दिया जाएगा, ना कि संस्कृति, उस संस्कृति को जो कानून और जो मूल भाव वाले जो संस्कृति है उस पे खरे नहीं उतरते। तो फिर एक पूरा डिस्कशन जो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें भी बहुत तरह की स्कूल्स हैं समझने के लिए हैं कि इसको किस तरीके से देखें। अभी कुछ देर पहले कुछ बात हो रही थी जिसमें ये आया कि इंटरप्रिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, हर लोग अलग अलग दृष्टिकोण से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उसमें ये आया कि अब संस्कृति को मान्य और अमान्य मानने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, और वो जो पैरामीटर्स है वो जूरिस्प्रूडेंस जो कानून के जानकार होते हैं वो बताते हैं कि ये 4-5 चीजें हैं जो अगर हैं तो उस संस्कृति को, उस कस्टम को हम सही मानेंगे। जिसमें पहला तो वो चीज आ ही जाता है कि ये कानून के खिलाफ नहीं हो सकता। दूसरा, जो हमारे पर्सनल पब्लिक हेल्थ हो, पब्लिक मोरालिटी हो, इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। और जब भी मतभेद होंगे दोनों के बीच में, और वो बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा हो, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे समाज में सदियों से हम लोग इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, हो सकता है हम उस चीज को सदियों से फॉलो करते आ रहे हो, पर उसका सदियों तक फॉलो होना भी जरूरी है किसी एक सही सांस्कृतिक को मानने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं लास्ट में यही थोड़ा सा समझने और बताने की कोशिश कर रहा था कि संस्कृति भी कानून का एक भाग है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में आते हैं। दूसरा जो एक बात था कि जो हमारी अवधारणा है पंचायत को लेकर के कि पंचायत अभी आ गई है, नहीं, वो संविधान जब बना था तो आर्टिकल 40 में ऑलरेडी हमने रखा ही था संविधान में कि आने वाले समय में, क्योंकि वो शायद समय उस तरह का नहीं था जिसमें हम बहुत सारी चीजें नहीं दे पाते अपने जो हमारे देशवासी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन अभी है, हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसकी जो विजन है वो नहीं थे हमारे संविधान में, वो उस वक्त भी थे, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे थे कि जब एक समाज और देश समृद्ध हो जाएगा तो इस पे हमको काम करना है। उसी तरीके से आर्टिकल 40 पे पंचायत को रखा गया था। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम इसको इस तरह से ना देखते हुए आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं कोई भी कानून अलग चीज है, जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये कस्टम की बात है तो उसको कानून अपने कानून के डेफिनेशन में ही संरक्षण दे रही है। और अब जैसे एक और एग्जांपल, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
एक एग्जांपल ये आप ले लीजिए, जैसे ट्राइबल जो भी एरिया होते हैं वहां पे भी पंचायत है, लेकिन उनका पंचायत का संरचना अलग होता है, उसको भी मान्य दिया हुआ है, जो भी हमारे पार्ट 5 में आते हैं। तो फिर आप जितने भी नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहां पे यहाँ तक कि पंचायतों को न्यायिक अधिकार भी दिया गया है और उनका संरक्षण कानून के द्वारा ही किया गया है। तो इस बेस को हम मानते हुए चले कि जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस हम करेंगे वो कानून से उसका कोई मतभेद नहीं होगा। बस ये बातें मुझे रखनी थी, बाकी फिर मैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस पर कोई और परास जी के इस पर कोई और अपनी बात कहेगा, जोड़ेगा? चंद्रशेखर बोलना चाहता। हाँ, आप भी वकील हैं, बोले। अभी जो बात ये कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप लोग की तरफ से भी और हम लोग पिछली बार भी इस पर चर्चा थोड़ा सा हम लोग किए थे कि आज जो पंचायत की इस पहले जो पंचायत की स्थिति थी वो संस्कार और संस्कृति के अनुरूप चल रहा होता था। आज बड़ी तेजी से देखिए संस्कार और संस्कृति के इतर एक राजनैतिक समझ उस तरह से उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे संस्कार, संस्कृति और कानून इन तीनों चीजों पे भारी पड़ता जा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोगों को इस पर सोचना होगा कि जो हाल के घटनाक्रम है और लोगों की जो समझ उत्पन्न हो रही है, एक राजनीतिक जो सोच और समझ और उसके अनुरूप हर लोग एकदम से आंख मूंदे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना कानून का समझ है, ना संस्कार और ना संस्कृति का समझ है। और तब ऐसी स्थिति में जो हम पंच परमेश्वर की बात, पंच परमेश्वर विद्यापीठ की बात कर रहे हैं, उसमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि भाई जो हम जिन चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, समाज के बीच में हम जाने की बात कर रहे हैं, पंचायतों को सुधारने की और पुनर्जागृत करने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। कानून और संस्कार और ये जो भी बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो कानून से परे लोगों का सोच अभी डेवलप कर रहा है। दूसरा, एक जो हम कहते हैं संविधान का चौथा खंड की जो बात करते हैं, इसमें भी एक अलग तरह के लोगों का एक नया समुदाय उत्पन्न हो रहा है। जो अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो वहां भी लोग अजीब तरह से, बहुत सारे चैनल्स हो रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब से न्यूज चैनल है, बहुत सारे लोग लोकल चैनल चला रहे हैं और इन सारी चीजों घटनाक्रमों को वो अजीब तरह से राजनीतिक सोच और समझ के रूप में उसको इस तरह से प्रेषित कर रहे हैं, जो कि जो थोड़ी देर पहले जो सर आप बात कर रहे हैं, अर्थ का पूरी तरह से अनर्थ होता जा रहा है। वैसे में ये हम लोगों पर जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और इस पर तत्काल प्रभाव से उसके अनुरूप हम लोगों को इस पर भी सोचना पड़ेगा। पंच परमेश्वर विद्यापीठ के जो नामकरण की बात हो रही थी या जो भी बात हो रहा था, और इस पर गंभीरता से हम समझते हैं कि इस पर हम लोगों को सोच समझ करके काम करना पड़ेगा और लोगों के बीच जाना पड़ेगा और इन सब चर्चाओं को चर्चा करने से ही नहीं बल्कि अब जरूरत आ गया है कि अमली जामा पहना करके, और जो सर आप बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आपने पंच परमेश्वर यात्रा निकाला था, पंच परमेश्वर पे कार्यक्रम किया था, तो अब जरूरत है कि हम लोग इस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, अब इस सरजमीन पर उतरने की भी बहुत जरूरत है। जो स्थिति उत्पन्न होते जा रहा है बड़ा भयावह स्थिति है। यहाँ कानून और संस्कार और संस्कृति से इतर राजनीतिक सोच जो है वह देश को बहुत दूसरी तरफ लेके जा रहा है, यही हम कहना चाहेंगे। इनके बात में हम यही जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक, पूनिया जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। पूनिया जी, पूनिया जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार पूनिया जी। हाँ सर जी, मैं हरियाणा से हूँ, व्यावहारिक बात बताना चाहता हूँ। कहाँ से है पूनिया जी? पूनिया जी अपना परिचय दे सबको। चरखी दादरी से हूँ जी, चरखी दादरी हरियाणा से। हाँ हरियाणा से है वो तो पूनिया, मुझे पता है जी। जी हमारे यहाँ जैसा सब आपको पता है कि 13 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जी जी जी। 13 महीने से, और पंचायतों में प्रशासक लगा रखे हैं और वो प्रशासक हैं उसमें जेई, एसडीओ, बीडीओ और ग्राम सेवक चारों मिलकर पंचायतों को लूट रहे हैं। तो इस लूट का असर जो प्रतिनिधि आगे चुनकर आएंगे उनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि आज
हरियाणा की पंचायतों की स्थिति ये हो रही है कि ये सरपंच सेंटर्ड ना होकर ग्राम सचिव सेंटर्ड हो गई हैं। तो जो प्रशिक्षण मॉड्यूल बने उसमें नैतिक मूल्यों को हम इनपुट थोड़ा सा, ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके लिए भी हमारे ध्यान में रहे बात कि हम केवल पंच परमेश्वर की बात सरपंच और पंच के लिए कर रहे हैं, हम ग्राम सभा वार्ड सभा के सदस्य को हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। तो जब तक ये फंड, फंक्शन और फंक्शनलीज, ये तीनों बातें मिलकर नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, फंक्शनरीज जब तक नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, इन पंचायती राज की जो स्वराज की अवधारणा है वो मेरे हिसाब से फलीभूत नहीं हो पाएगी। बस मेरा नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हैं आप पूनिया जी, इस पर बात की जाएगी। हाँ, सुधीर पाल जी, आप जोड़ेंगे कुछ? सुधीर पाल जी। जी सर। पाल साहब। हाँ जी जी, आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले बनारस में जो सर्व सेवा संघ सर्वोदयी जो साथी, तो झारखंड में उन्होंने एक बार कोशिश की थी कि ग्राम सभाओं को नियमितीकरण किया जाए और उनको थोड़ा सशक्त बनाया जाए और निर्णय जो है सर्वसम्मति से। तो बोले कि ऐसे 1-2 गांव में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो उस समय थोड़ा अनुभव मेरा कम था, मुझे लगा कि सर हम लोग तो इतने लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं और एक गांव क्या है, मुझे लगता है कि 10, 20, 25 गांव में ये एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो उनका जो कुल मॉडल था ग्राम सभाओं को संगठित करने का, वो महीने दिन, 6 महीने, साल भर एक गांव में समय देते थे और तब तक जब तक सर्वसम्मति नहीं बन जाए गांव में, एक भी आदमी अगर छूटा तो उनके हिसाब से तो फिर ग्राम सभा संगठित नहीं हुआ और उसको वो नहीं मानते थे। तो हम लोगों ने जब यहाँ कोशिश की तब हमें समझ में आया कि वाकई ये मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जो ट्राइबल विलेजेस है, जिसके बारे आम धारणा ये है कि सर्वसम्मति से निर्णय ली जाती है और सामुदायिक चिंतन होता है और व्यक्ति परक निर्णय जो है कम होते हैं, आम धारणा ये बनी हुई। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ और उसके बाद अभी जब आपको सुन रहा था तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी जो चुनौती है कि कैसे पंचायतें जो है सामुदायिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को सामुदायिक ढंग से चिंतन कर सके, उस पर हस्तक्षेप कर सके और उस निर्णय को सामूहिक हित में अनुपालन कर सके। ये मुझे लग रहा है कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और जो आपने ठीक कहा कि ये वनडे मैच जैसा नहीं है या T20 मैच जैसा भी नहीं है कि पंचायत चुनाव हो जाए और उसके बाद चीजें जो है सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हाल के दिनों में अभी हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है आदिवासियों को, उनका भी हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों की समझ जो है, कई बार हम लोग बड़ा रूमानी ख्याल से या कई बार हम लोग इतिहास को नकारना भी नहीं चाहते हैं कि इतिहास में कोई चीजें एस्टेब्लिश हो गई तो समय के हिसाब से जो बिखराव या बदलाव हुआ उसको शायद स्वीकार करते हैं या उसको चैलेंज करने की कोशिश भी हम नहीं करते, क्योंकि हाल के दिनों का हमारा अनुभव है कि ट्राइबल जो सामुदायिक चिंतन और सामूहिक निर्णय की जो बात है, ये इवन विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज भी ये लगभग छिन्न भिन्न हो गया है। कुछ कम्युनिटीज में तो सीधे सीधे ये खत्म हो गया। तो एक जो संभावना थी कि जहां गांव पूरा बैठ के चिंतन करता, गांव हित में निर्णय लेता और जिसको हम खुशहाली की बात कर रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं कि जब तक गांव अपने बारे नहीं सोचे, अपने संसाधनों के बारे नहीं सोचे और उन संसाधनों से सबके कल्याण की बात नहीं सोचे, तब तक इस पंचायत का कोई मतलब नहीं होता। तो ये कैसे होगा? और मुझे लग रहा है कि पंचायतें जिस ढंग से डाइल्यूट हुई, एक ढंग से सरकारी हस्तक्षेप के चलते भी, स्कीम के चलते भी, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि पंचायतें जो है सरकारी स्कीम के बियॉन्ड सोच भी नहीं पाती। पहले जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं था पंचायतों में तो कहीं वो अकाल के समय, सुखाड़ के समय या पर्व त्योहार मनाने को लेके, जमीन के डिस्प्यूट को लेके, आसपास में सामाजिक सौहार्द को लेके जो बातें पंचायतें करती थी और लोग मानते थे,
वो पूरी की पूरी परंपरा जो है खत्म हो गई और अभी पंचायतें जो है केवल और केवल सरकारी स्कीम को लागू करने का एक ढंग से कहा जाए सरकार की एक्सटेंडेड आर्म हो गई है। तो जो चैलेंज आपने सर अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे यही है कि कैसे हम गांव को उसकी सामाजिक और सामूहिक जो जीवन है उसको रिवाइव कर पाए। और तुरंत में अगर कहेंगे तो ऐसा कोई जादुई छड़ी या कुछ ऐसी राय नहीं बन सकती है कि ये करेंगे तो ये हो जाए, क्योंकि ग्राम सभाएं आमतौर पर ये कहा जाता है कि 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में ग्राम सभाएं बड़ी सशक्त होती, लेकिन ग्राम सभाओं का भी जो ढांचा दिख रहा है 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में भी जितना फ्रेगमेंटेड हो गया, तो वहां भी ये प्रयोग जो है बड़ा आसानी से शायद हम करने की स्थिति में या तत्काल कोई परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके बिना भी आने वाले दिनों में चाहे वो 1 दशक लगे, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, इस ढंग का मॉडल खड़ा किए बगैर भी मुझे लगता है कि बात बननी मुश्किल है। बिनोवा जी का जो प्रयोग रहा वो हालांकि 24 गांव ही महाराष्ट्र के आज की तारीख में है, जो ग्रामदान एक्ट के तहत उन्होंने पूरे के पूरे गांव की खेती योग 75% जमीन को रजिस्टर कर दिया है ग्राम सभा के नाम। 24 गांव में ये प्रयोग हुआ। ये कानून तो बिनोवा जी के समय से ही और देश के सारे राज्यों में लागू, लेकिन ये कानून भी कहीं खो गया। तो ग्राम सभा को जो ताकत हम देखते हैं कि पंचायतों से मिल रही है या ग्रामदान एक्ट से मिल रही है, इसका प्रयोग मेघालय में या गढ़चिरौली वाले इलाकों में कुछ साथियों ने जरूर किया है, लेकिन इस प्रयोग को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि जहाँ सामुदायिक पूरा का पूरा ताना बाना हम फिर से बुन सके और जिसमें जो हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, समावेशी डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, उसका मॉडल के तौर पर खड़ा हो सके। तुरंत में कोई उदाहरण हमको नहीं दिख रहा है सर, या तुरंत में कुछ ऐसा लगता भी नहीं है कि एक झटके में होगा, इसलिए कुछ बोलना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छे और आपने जो इशारा किया है और हम लोगों के लिए ये बड़ी चुनौती है और शायद ये केवल प्रशिक्षण का मामला भी नहीं है, केवल एडवोकेसी का भी मामला नहीं है, सतत कुछ जिसको कहा जाए मॉडल खड़ा करके दिखाने का मामला हो सकता है। और ये थोड़ा टाइम दे के समय लेके इस पर कुछ कोशिश होनी चाहिए। मुझे इतना ही कहना था सर। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ सर। धन्यवाद। आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है या शांत है ही लोग? ऊपर से आवाज आ नहीं रही है। आ रही है। हमें लगता है वहाँ सिग्नल कुछ या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे इतना ही कहना था सर, पता नहीं मेरी बात आप सब लोग सुन पाए या नहीं, नहीं पता। मुझे इतना ही बात पूरी तरह से सुन पाए सर। नहीं सर, आपकी आवाज बाकी लोग सुन रहे हैं। आपका पूरा वक्तव्य सब लोगों ने सुना है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और शर्मा सर, लगता है कि प्रांत सर का ऑडियो कुछ प्रॉब्लम है। उपेंद्र जी देख रहा हूँ कि हाथ हैंड रेज किए हुए हैं, आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। भूपेंद्र जी का लगातार हाथ हैंड रेज है, लेकिन इनकी आवाज नहीं आती है। तो इनका तो किन्हीं और जी कहना है।
जब तक प्राण साहब आते हैं तब तक और किन्हीं साथी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंद्रशेखर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंद्रशेखर द्विवेदी जी। जी लगता है कि सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपकी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज बिल्कुल। तो हम ये कह रहे थे कि चर्चा पर चर्चा तो हम लोग का बहुत ही अच्छा चल रहा है और अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि अब हम लोग इस संगठन और स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा बेहतर हो कि किस तरह का स्वरूप होगा, किस तरह का संगठन होगा और किस तरह से हम लोग शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम को किस तरह से लोगों के बीच लेकर हम लोग जाएं, इस पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि भूमिकाओं में तो वो सारी चीजें उभर करके जो झारखंड में जो बातें हुई थी मीटिंग में सारी मैं खुद अनम्यूट नहीं हो पा रहा था इतनी देर से और मुझसे कहा जा रहा कि आपको परमिशन मिलेगी तो आप अनम्यूट हो पाएंगे। तो मैं खुद खैर मेरी आवाज अब जा रही है? यस सर, आ रही है सर आपकी आवाज। अब आ रही जी है? हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, मैं खुद अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि फराज जी ने जो बात रखी थी उस पर जरा थोड़ा सा उस पर एक बार फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा था कि कानून जो कहा जाता है कि कानून ये कह रहा है, तो कानून कुछ प्रावधान ही नहीं है जो बनाए जाते हैं जो कानून के रूप में दिखाई पड़ते हैं, बल्कि जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं हैं वो भी कानून का हिस्सा है। वास्तव में आप लोगों ने तो सुना ही कि ब्रिटेन का पूरा संविधान बैठ के नहीं बनाया गया था। आज भी ब्रिटेन का पूरा शासन जो है वो परंपराओं पर चलता है। मतलब पूरा का पूरा वो परंपरा से ही वो पूरा का पूरा संविधान बना है। मैं यहाँ समय नहीं कि उसके कुछ उदाहरण दूं, लेकिन एक छोटा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ना, और चुनाव के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो आपको याद है कि नहीं, अखबारों में आया था, टीवी पर आ रहा था कि वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं सदन में, और ढूंढकर अध्यक्ष को पकड़कर उनकी कुर्सी पर ले जा रहे हैं। सुना था या नहीं सुना था? ये बाकायदा मतलब अखबारों में भी आया था। और ये वास्तव में ये ब्रिटेन की परंपरा है। ब्रिटेन में है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष पहले अध्यक्ष ही हुआ करता था, वो राजा के पास जाया करता था, तो राजा उसकी नहीं सुनता था, उसको फांसी दे देता था। तो कई बार अध्यक्षों को फांसी हुई, लोकसभा अध्यक्ष की, कॉमन सभा के अध्यक्ष की। तो कोई कॉमन सभा का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तो वहां पर एक नाम प्रस्तावित किया जाता था, और जिसका नाम प्रस्तावित किया जाता था वो भागता था, तो लोग उसको जबरदस्ती पकड़ते थे और पकड़कर ला करके अध्यक्ष आसन पर बैठा देते थे। तो वो समझ लेता था कि अब मेरी मौत है, ये फांसी की सजा ही है। लेकिन समय बदला और आज ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि राजनीति शास्त्र की पुस्तकों में कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी को स्त्री से पुरुष नहीं बना सकती, पुरुष से स्त्री नहीं बना सकती, ये बाकी सारा काम कर सकती है। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी पावरफुल होती है। लेकिन आज भी जब उसके अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वही परंपरा वहां दोहराई जाती है कि मतलब अध्यक्ष भागेगा, अध्यक्ष को पकड़ा जाएगा और ले जाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। हमारे यहाँ भी जैसे कहते हैं उसी नकल को करते हैं, हमने भी उसी परंपरा को अडॉप्ट किया और हमने अडॉप्ट करके, और अभी भी विधानसभा अध्यक्ष चुना गया तो उसको ढूंढा गया और ले जाके कुर्सी पर बैठाया गया।
वास्तव में परंपराओं और संस्कृतियों का बड़ा महत्व था, क्योंकि ये जो राज्य बने और संविधान बना, राज्य ने जो संविधान बनाया वो इसी बात के लिए बनाया था, मैंने शायद पहले दिन भी उसकी चर्चा की थी, कि संस्कृति और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। संस्कृति और समाज के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है, उसके संवर्धन के लिए और उसके आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, मैं जब संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और फरहाद साहब का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक है संस्कृति, कल्चर, एक है ट्रेडिशन, परंपरा, और एक है कस्टम, रीति रिवाज। ये 3 शब्द हैं और तीनों को एकदम अलग अलग अर्थ। दुर्भाग्य ये है कि अर्थ का, जो मैं कह रहा था, अर्थ का विस्तार होता है और अर्थ का संकोच होता है। तो संस्कृति शब्द का जो विस्तार होना था वो इतना संकोच हुआ है कि वो कस्टम के अर्थ में आ गई है। तो जहां भी हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं हम उसे कस्टम के अर्थ में देखने लग जाते हैं। वास्तव में कोई भी कस्टम जो है वो रूढ़ी है, और रूढ़ियां कभी भी स्वीकार्य नहीं होती। संस्कृति हमेशा जीवंत है, वो दर्शन है। संस्कृति एक जीवन मूल्य है। परंपरा वो व्यवहार है जो समय के अनुकूल होता है। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृति जो है वो एक दर्शन है, एक जीवन मूल्य है, वो हमेशा जीवंत होती है। संस्कृति वो कभी अप्रासंगिक नहीं होती और शाश्वत होती है। परंपरा जो है वो व्यवहार है। उस जीवन मूल्य को जब हम व्यवहारित करते हैं तो पहली स्टेज परंपरा की होती है। परंपरा वो व्यवहार है जो गतिमान होता है, समय के हिसाब से चलता है। लेकिन वही परंपरा जब उसकी गतिमानता नष्ट हो जाती है, समय के प्रवाह के साथ नहीं चलता और ठहर जाता है, तो तालाब में रुके हुए पानी के समान हो जाता है और वो सड़ जाता है। और वो जब परंपराएं सड़ती हैं तो रूढ़ियां बन जाती हैं, वो रूढ़ी हो जाती है। होता क्या है, हम अपनी रूढ़ से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी रूढ़ियां हो गई हैं। इसीलिए ये जो संविधान होता है, संविधान संस्कृति के विरुद्ध कभी नहीं जाता, लेकिन संविधान या कानून रूढ़ियों के विरुद्ध जाएगा, रूढ़ियों को तोड़ेगा। जैसे विधवा प्रथा थी, जो सती प्रथा थी। सती प्रथा हमारी रूढ़ी हो गई थी, कभी रही होगी। एक चीज और जानिए, इतिहास सत्य वो यह है कि कोई भी जो चीजें बनती हैं, व्यवस्थाएं बनती हैं, कोई ढांचा बनता है, व्यवस्था बनती है, कानून बनता है, या कोई भी सिस्टम बनता है, अपने शुरुआती दौर में वो प्रगतिशील होता है, क्योंकि वो बनता ही समय की आवश्यकता और समय की नजाकत के साथ बनता है, इसलिए वो प्रगतिशील होता है। लेकिन समय, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से बदलाव आता है और चीजें अप्रासंगिक होती है। और जैसे वो व्यवस्था अप्रासंगिक होती है, वो नियम अप्रासंगिक होता है, वो फिर समाज में वो रूढ़ियों के रूप में प्रयोग हो जाता है। ठीक इसी तरह कानून की भी स्थिति है। आप देखो, अभी पिछले दिनों की सरकार ने क्या बताया कि हमने इतने 100 कानून थे जो रूढ़ बन गए थे, जिनका कोई मतलब नहीं रह गया था, जो अप्रासंगिक हो गए थे, लेकिन हमारे इंडियन पेनल कोड की धाराओं में पड़े हुए थे। हमने इतने हजार कानूनों को नष्ट किया, इतने 100 कानूनों को बाहर किया, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं था। जैसे उदाहरण लीजिए, एक कानून है कि जो दरोगा होगा, दरोगा तब घोड़े पर चलता था, पुलिस का इंस्पेक्टर, तो उसको घोड़े के घास के लिए 15 रुपया उसको भत्ता दिया जाता था। आपको पता है, आज से 20 साल पहले मुझे पता है कि दरोगा को 15 रुपए का भत्ता मिला करता था, या 50 रुपए का भत्ता मिलता था एक दरोगा को। एक सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया 20-25 साल पहले कि साहब वो कानून वो अभी भी है, अभी भी घोड़े के नाम पर हमको भत्ता मिलता है। मैं मोटरसाइकिल पर चलता हूं, लेकिन घोड़े के नाम पर भत्ता मिलता है मुझको। तो ये जिस तरह से हमारे अपने सामाजिक रीति रिवाजों में, सामाजिक व्यवहार में रूढ़ियां बनती हैं, उसी तरह कानून में भी रूढ़ियां बनती हैं। कानून भी रूढ़ हो जाते हैं, जो नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं,
वो रूढ़ हो। अभी पंचायती राज सिस्टम में भी अगर आप नियमावली और अधिनियम देखें तो 73वें संविधान संशोधन के बाद कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन तमाम रूढ़ियां आज भी नियमावली में विद्यमान है, तमाम चीजें विद्यमान है। अगर उनका विश्लेषण करिए आप तो ये चीज को, इसको थोड़ा सा इस रूप में समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जब ये कहा जा रहा है कि कानून या हमारी संस्कृति कानून का हिस्सा होती है, तो हमारी संस्कृति का वही हिस्सा कानून का हिस्सा बनता है जो प्रगतिशील होता है, जो वही परंपरा उसमें ली जाती है जो परंपराएं समाज के अनुकूल होती हैं। समाज के विपरीत क्या है समय के हिसाब से? एक जिसको हम कहते हैं शाश्वत है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या है? समानता, बराबर। प्रकृति ने दो चीजें हमको दी है, समानता दी है। प्रकृति जो देती है सूरज की रोशनी, पानी, धरती, किसी में बांटा तो हमने है ना, ईश्वर ने तो सबको समान रूप से दिया है। अभी भी जिस चीज को हम नहीं बांट सकते, हवा को नहीं बांट सकते, सूरज की रोशनी को नहीं बांट सकते, तो कहां वो सबको समान रूप से मिल रहा है? अगर उसमें प्रदूषण है तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रकृति की जिम्मेदारी नहीं है। तो प्राकृतिक न्याय का जो पहला सिद्धांत है वो समानता का है। दूसरा है स्वतंत्रता का। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र रूप से पैदा किया है। हमने अपने अपने कटघरे बनाए हैं, हम में से कोई खड़ा हुआ है जिसने किसी को गुलाम बनाया है। तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिसकी बात संविधान कहता है, न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, ये प्राकृतिक न्याय है। अगर इस प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कुछ जाता है, चाहे वो कोई परंपरा हो या कोई जो रूढ़ बन गई है समझ लीजिए, या कोई कानून है जो इसका है, इसीलिए कहा जाता है विधि सम्मत शब्द प्रयोग किया जाता है। जो भी आप प्रयोग करेंगे वो विधि सम्मत होगा। ठीक इसी तरह जो तमाम जाट पंचायतों के बहुत सारी चीजों का जो उदाहरण आता है, वही है जो रूढ़ियों पर वो काम करते हैं। अन्यथा तो जाट पंचायतें या हमारी अपनी जो जातीय पंचायतें हैं आज भी बहुत मूल, और इसीलिए आदिवासी पंचायतों के जो जीवंत तत्व हैं वो आज भी उतने स्वीकार किए जा रहे हैं। तो इसीलिए मित्रों, जो अभी फरहाद जी ने जिस चीज की व्याख्या की, परंपरा और संस्कृति की, कानून और परंपरा की, संस्कृति और संविधान की, तो इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और जब ये समझ बनती है तब हम संस्कृति को और कानून को एक सही नजरिए से देख पाते हैं। इसलिए उन्होंने जो सवाल किया, इसलिए उस पर मुझे लगा कि थोड़ी सी उस चीज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है जिससे चीजें और स्पष्ट हो सके। राजनीति की समझ में फिर कहूंगा कि जब हम राजनीति की समझ कहते हैं, राजनीतिक शिक्षण कहते हैं, वो सैद्धांतिक पक्ष है। वो ये जानना है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक समझ ये है कि वो राज्य व्यवस्था को ठीक से समझे, भारत के अपने संविधान को ठीक से समझे, संविधान और संस्कृति के संबंधों को ठीक से समझे, और उसके समझने के साथ साथ कि राज्य व्यवस्था में एक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका क्या होती है, उसका हस्तक्षेप कहाँ कहाँ होता है, और कैसे वो अपने भूमिका को और अपने अधिकारों को वहन ले सकता है और अपनी भूमिका को निभा सकता है। ये उसकी राजनीतिक समझ है, और इस पर किसी को इतराज नहीं होगा। आज की कोई राजनीतिक समझ बन ही नहीं रही है। वो जो बन रही है वो वोट की राजनीति है, वो सत्ता की राजनीति है, और सत्ता की राजनीति ने समाज को बांटने के, उसका अपना चरित्र ही एकदम अलग होता है। इसलिए उसको सामान्य राजनीति की समझ के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों के अंतर को जरूर समझना चाहिए, अन्यथा विशेष करके उन लोगों को जो समाज में एक नेतृत्व के रूप में काम करने जा रहे हैं, प्रशिक्षक के रूप में काम करने जा रहे हैं, उनको अपने बारे इन सब विषयों पर बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। पूनिया जी ने कुछ सवाल उठाए थे। पूनिया जी का सवाल चूंकि इससे बहुत जुड़ा, आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन पूनिया जी सही कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह है, और निश्चित रूप से कि प्रशिक्षण से पंचों सरपंचों पर नहीं, उनके कर्मचारियों पर भी दिया जाना चाहिए, उनके भी नैतिक बोध को जागृत करना चाहिए। लेकिन उससे सबसे पहले आवश्यकता है कि हम उन्हीं से शुरू करें, मतलब अर्थात पंच सरपंच से, और उसके बाद फिर निश्चित रूप से नैतिक जो होता है ना, नैतिक कुछ लोग, दो चीजें होती हैं, एक होता है नैतिक दबाव और एक होता है नैतिक चरित्र।
तमाम है जो, लेकिन कुछ लोगों के नैतिक चरित्र जब खड़े होते हैं, अर्थात उनके अंदर का नैतिक बोध जब आगे आता है, तो वो नैतिक दबाव के रूप उन लोगों के लिए बनता है जो नैतिक बोध के साथ नहीं होते, वो नैतिक दबाव में काम करते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं और वो भी उनका विकास का क्रम है। शुरू में नैतिक दबाव में काम करेंगे, धीरे धीरे वो उनके नैतिक संस्कार और नैतिक स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस प्रक्रिया में हमें और विशेषकर पंचायत प्रतिनिधियों में वो नैतिक बोध को पैदा करने की आवश्यकता है। नैतिक दबाव भी, शुरू में नैतिक दबाव होगा, लेकिन नैतिक दबाव नैतिक ही लोगों का हो सकता है, जो नैतिकता का एक माहौल बनता है। अगर वो ना बना तो फिर नैतिक दबाव पैदा ही नहीं होगा। तो उस दृष्टि से उसको समझने की और उस दिशा में काम करने की और उसको प्रयोग करने की है। सुधीर पाल जी ने आदिवासी समाज की भी बात कही, उन्होंने सारी चीजों का समर्थन किया और आदिवासी समाज भी आज बिखर रहा है, टूट रहा है। ये जबकि माना जाता है कि वो समाज अभी काफी सुदृढ़ था, लेकिन वो जो सहमति का भाव था, स्वीकृति का भाव था, वो कहीं कहीं वहां भी बड़ी तेजी से विखंडित हो रहा है। और वही है सामुदायिकता का वो सबसे मूल्यवान स्वरूप तत्व था। तो वो मूल्यवान तत्व ही जब विशृंखलित हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो पूरी सामुदायिकता भी नष्ट होगी। हम लोग अगले सत्र में, अगले में शायद सामुदायिकता पर हमको विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए कि वो जो सामुदायिक चरित्र था गाँव का, शायद जब हम गांव समाज के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें से उसके सामुदायिक व्यवहार को लेकर और उसको बहुत व्यवहारिक तरीके से समझने की आवश्यकता पड़ेगी शायद आगे। मैं अब और साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं जो इसमें अपनी चीज को, अभी तक जिन्होंने अपना इनपुट नहीं दिया है इसमें, काफी मेरे ख्याल से फराज साहब कुछ और कहना चाहेंगे इसमें? फराज साहब। जी नहीं, काफी अच्छी तरह से आपने समझा दिया जो कस्टम और संस्कृति के बीच में जो ये है वो मैं समझ रहा हूँ। और जहाँ तक कानून में जो बदलाव के परिवर्तन के हैं बात, तो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट किए जाते हैं और टाइम टू टाइम हम लोग बदलते रहते हैं कानून में। पर वही चीज, मेरा सिर्फ एक चीज था कि नैतिकता की जब हम बात करते हैं, बहुत सब्जेक्टिव चीजें हम बात करते हैं, और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। और जब सब्जेक्टिव चीजों की बात करते हैं तो सबके अलग अलग, जैसे कि अभी संस्कृति और कस्टम को लेकर था, उसी तरीके से बहुत सारी मुद्दाओं को लेकर के हमारे समझ अलग अलग होते हैं। तो वो सारे समझ एक जगह पे इकट्ठा सही, चाहे वो कानून को लेके हो, संस्कृति को लेके हो, जब हम पहुंच जाते हैं, या फिर एक बेस कम से कम हमें तैयार मानना चाहिए कि ये एक बेस है। आपने जैसे एक जो बात कही कि जितने भी रूढ़िवादी कानून होते हैं उसको समाप्त किया जाता है, उसके भी प्रावधान संविधान में दिए हुए हैं कि क्यों करने हैं। और वो अगर आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी कानून हो तो उसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रक्रिया जो है वो परंपरा को लेकर के या फिर कस्टम को लेकर के हमें नहीं दिखते हैं। तो उस विषय को मैं समझाने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसको इसलिए कानून के दायरे में भी लाया गया है ताकि एक प्रोसेस हो, कम से कम एक सिस्टम हो कि समाज में अगर कुछ बहुत गलत चीज होने लगी तो उसको रोकने का क्या एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आप परंपरा को फिर कैसे संशोधन करेंगे उसमें, कोई प्रोसेस नहीं। ये एक था जी। बहुत पानी है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया फराज साहब। रामदयाल जी कुछ अपनी बात रखेंगे? रामदयाल जी। राजस्थान से रामदयाल जी। सर प्रणाम, सभी को नमस्कार। जी 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 रामदयाल जी। डाउट पहल और ये जो चीज आ रही है सामने, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इस पहल को सर कहीं न कहीं सस्टेनेबल मोड पे हम लोगों को लेके जाना एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हालांकि आपके जो प्रयास हैं वो काफी सराहनीय है और हम कोशिश करेंगे उन सब चीजों को आगे लेकर बढ़ने के लिए। तो फिलहाल तो बस ये सर, इसको थोड़ा सस्टेनेबल मोड पे हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर सबको विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। सुधीर पाल जी कुछ जोड़ेंगे और इसमें? सुधीर पाल जी, पूनिया जी
या शर्मा जी, चंद्रशेखर जी, जो भी इसमें जोड़ना चाहे, प्रमोद जी, नहीं साकेत सर, जी। मुझे लग रहा है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें हम लोगों का कहाँ क्या हस्तक्षेप हो सकता है। हालांकि मुझे जी जो लग जी रहा है कि ये थोड़ा लंबे समय की डिमांड करेगा, तुरंत में शायद हम लोग किसी परिणाम तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की जरूरत है कि ये सामूहिकता का जो पूरा का पूरा बोध था पंचायतों के साथ और जो व्यवहार था, उसको फिर से हम कैसे रिवाइव करें और क्या कुछ छोटे कदम हो सकते हैं, जैसे जो गांधीवादी लोगों के ग्राम सभा को लेके जो उनका विचार है, जो जिस ढंग से वो लोग ग्राम सभाओं को रिवाइव कर रहे हैं, तो वो लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उसके सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि जब पूरे के पूरे गांव को हम जो है एक मत कर सके, सर्वसम्मत कर सके और सामूहिक जी चिंतन में डाल सके। तो जी ये जी। कोशिश होनी चाहिए और इसमें जहाँ होगा हम लोग जुड़ना चाहेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल। ये देखिए, दो चीजें हैं ना कि अभी एक्शन जो है, एक्शन तो किया जाना है, कहीं ना कहीं से शुरुआत और पहल की जानी है, लेकिन शुरुआत और पहल एक स्पष्ट समझ के साथ की जाएगी तो शायद ज्यादा सार्थक होगी। इसीलिए ये है कि ये सत्र आज दूसरा सत्र है, इसे भले 5 सत्रों में चले, 10 सत्रों तक चलना पड़े। 10 सत्र मतलब हुआ लगभग 3 महीने तक हम सिर्फ डिस्कशन के ही दौर से गुजरे हैं, और हो सकता है कि उसमें से कई साथियों के कई स्तर से चीजें साफ होंगी। उसके बाद जब हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मानस और हमारी दृष्टि साफ होगी। इसलिए ये चर्चा का सत्र इसीलिए रखा गया है, ये जो हर हफ्ते ये रखा गया है कि हर हफ्ते हम लोग इसमें बैठेंगे। शायद 3 बजे का समय बड़ा उपयुक्त समय नहीं है जैसा आज महसूस हुआ, तो इसको 4 बजे से भी किया जा सकता है कि इसको हम 4 से 5 इस सत्र को ले चले, क्योंकि 2 घंटे का ही सत्र है और 2 घंटा होने जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से अब इसको हम समेटेंगे, आज की चर्चा को हम लोगों को समेटना चाहिए, और अगले संडे को फिर हम लोग देख लें कि 3 बजे सबको सूट करेगा या 4 बजे सूट करेगा, इसको देख लें, फिर उसी हिसाब से इस चीज को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं। जी, एक चीज मैं ये याद दिलाना चाह रहा था कि जी जी अगले जो संडे है वो पंचायती राज दिवस भी है, तो क्या हम इसको कुछ और स्वरूप या इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस दिन पे? हाँ, उसको क्या करें फिर, 25 को कर लें या नहीं? चर्चा का विषय बदल दिया जाए या दिन बदला जाए? आपका क्या प्रस्ताव है फराज जी? मेरा प्रस्ताव था कि इसमें कुछ और भी चीजें जोड़े, ताकि पहले पंचायत दिवस का जो समझ है लोगों को या पंचायती दिवस के जो महत्व है, अगर उस पर भी बात हो सके, या फिर अगर इसी चर्चा को लेके जानी है तो फिर ठीक है, हम कर सकते हैं। पर वो दिन चूंकि स्पेसिफिक था तो इसलिए मैं सोच रहा था। हाँ 24, लेकिन 24 को शायद झारखंड वाले अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ना? क्यों साकेत जी? तो किसी और दिन करे तो मुझे लगता है शायद बेहतर रहेगा उस दिन को। तो इसको उस दिन हम 25 को रखें। जी, मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी साथियों। हाँ, 24 तारीख जो है वो पंचायत दिवस है, तो उस दिन बहुत सारे लोगों की अपने ढंग की व्यस्तता होगी, और झारखंड वाले तो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से 24 को। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, क्यों सुधीर पाल जी, प्रकाश राणा जी, साकेत जी, आप बताइए जरा, झारखंड वाले बताइए। जी सर, 25 को रख सकते हैं। ऐसे तो ट्रेनिंग का बहुत मतलब वो नहीं रहेगा, मतलब बाकी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ले रहे हैं वो लोग सब करेंगे, मगर बाकी साथियों की व्यस्तता रहेगी, सब लोग अपने अपने नहीं, 24 को 3-4 बजे तो आपकी ट्रेनिंग का क्लोजिंग फंक्शन होगा ना? हाँ, तो हम ही नहीं, मान लीजिए हम आए तो हम ही नहीं रह पाएंगे उस मीटिंग में, 2 में तो एक ही मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी ना? जी सर। अभी भारत सरकार चाहती है कि मैं जम्मू में रहूं, लेकिन मैं उनको अभी तो कह के आया हूं कि नहीं, मैं रांची में रहूंगा, किसी और को आप उसके लिए तय करिए, देखता हूँ।
तो सर 25 तारीख को ही रखा जाए ना, सोमवार को। हाँ, सोमवार को ही इसको रखिए। और टाइम क्या रहे? टाइम 4 बजे ठीक है? टाइम सर 4 बजे ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 4 से 6 रहेगा। एक अपने अनुभव का। और अगले दिन का जो अगला विषय होना चाहिए, एक तो 2 विषय निकल करके आए हैं, सामुदायिकता और नैतिकता। इस पर थोड़ा सा समझ, और हम लोग खुद भी पढ़ के इसको थोड़ा सा अपने ढंग से पढ़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने जीवन में देखिए कि आपकी क्या समझ बन रही है इसके साथ, आप लोगों की। जब कहा जाता है नैतिकता, तो आप नैतिकता से क्या समझते हैं? नैतिकता, और जैसा कि अभी फरहाद जी ने कहा कि ये सब्जेक्टिव बहुत हो जा रहा है, क्या ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? जैसे कानून एक ऑब्जेक्टिव है, तो ये नैतिकता भी क्या ऑब्जेक्ट, उसका कोई ऑब्जेक्टिव स्वरूप हो सकता है, या वो सब्जेक्टिव ही होगी? सब नैतिकता अपने अपने तरीके से तय करेंगे। तो ये जो विचार है, विचार सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस विचार को कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है? और विशेष करके हम लोग कोशिश करें कि उस दिन हम, सामुदायिकता तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव है उसको तो, लेकिन नैतिकता शब्द जो है ये बहुत सब्जेक्टिव है। तो हम लोग उस दिन इसको देखें, क्योंकि इसको देखें कि हम अपने, जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसका व्यवहार समझ में आता है सीधे सीधे, कि कैसे उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा। तो ये देखने की कोशिश करें हम लोग अगले दिन। इसको सर नैतिकता की जब हम बात करते हैं और सामुदायिकता से इसको खासतौर से जब हम जोड़ के देखते हैं, तो क्या इसके बीच में एक, मुझे लग रहा है कि एक वैल्यूज या मूल्य का भी एक कहीं ना कहीं वो होता है कि अगर उसको हम लाते हैं या इसका अंतर संबंध कुछ स्थापित करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम लोग अगली चर्चा करेंगे इस पर। हम लोग कि कहते ना कि एटलीस्ट इतने हमारे ये वैल्यूज हैं जिनसे हम नॉन नेगोशिएबल हैं। जी, तो जी, वो जी। तो इस तरह का अगर हम डिस्कशन का लिया। जेपी मलिक जी हैं हरियाणा से, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मलिक साहब, मलिक जी, जी मलिक जी अनम्यूट होइए, आप अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। हाँ, अब बोलिए मलिक साहब जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार मलिक साहब जी। मेरा तो सर यही बोलना है कि सर एक अच्छी शुरुआत आपने की है, और दूसरे साथियों ने जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वो भी बहुत ही समझ के साथ कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत, एक नई सोच जो हमें भी सर पहली बार जानने और समझने के बारे में मिलेगी कि संस्कृति किस तरह से कस्टम है, परंपरा है। तो आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद सर। चलिए चलिए, बहुत मगर मेरे ख्याल से इस चर्चा को अब यहीं विराम देना चाहिए, या किसी को और कुछ जोड़ना है, कुछ कहना है अपनी बात? हेलो। हाँ हाँ तिवारी जी बताएं। सर एक रिक्वेस्ट था कि हम कुछ एक वो भी कर लें, निर्धारण भी कर लें कि जो हमारे पंच परमेश्वर, ये हमारा जो भी ऑनलाइन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो वार्तालाप है, ये पूरा पंच परमेश्वर विद्यापीठ पर फोकस्ड है। तो जैसे 1 2 3 कुछ सत्र ऐसे हों कि हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, और पीछे का हम काम को हम कुछ उसका वर्बल के साथ साथ उसका रिटन फॉर्म भी तैयार करते जाएं। जैसे एक मन में एक आ रहा था कि हमने 2 मीटिंग में काफी कुछ चर्चा इस पे करी कि हमारा इसका वो क्या होगा, एक तरह का विजन मिशन, जैसे हमारा पंच परमेश्वर का क्या होगा। तो उसको अगर हम रिटन फॉर्म कर लें तो आगे हमारे लिए काम आएगा, और वो फिर हम एक चीज सामूहिक चर्चा के बाद अंतिम स्वरूप लेते चले जाएगी। तो लास्ट में हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा अलग से कुछ नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा कि उसमें किसी की सहभागिता नहीं रही या किसी को नहीं। तो वो जैसे हम दूसरी चीज में, मेरा अनुभव है कि
वो लंबे समय तक फिर उस पर डिबेट चलता रहता है कि आप फिर सामने लाएं, फिर सामने लाएं, फिर सामने लाएं। तो इसका संकल्पना, हमारा पंचपरमेश्वर विद्यापीठ की संकल्पना क्या है, वो 1, 2, 3 मीटिंग में सारा कुछ डिस्कस हो गया। तो अब उसको एक पेज पर या 2-3 पैराग्राफ जो भी है उसमें हम उसको तैयार करते हैं। तो एक काम हमारा हो गया साथ में, डिस्कशन के साथ में, कि अब जो भी नए साथी भी आएंगे उनको सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि हमने लगातार पार्टिसिपेटरी डिस्कशन से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये हमने तैयार किया है, और अब इस तरह से ही ये संकल्प। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट या उसको डिलीट करने के चांसेस बने रहेंगे। फिर फोटो भी जा रहा था। अच्छा, एक चीज, जितने साथी इसमें शामिल हैं, ये जो लिंक है, ये लिंक एक तरह से परमानेंट है। तो अगर 25 तारीख को भी हम लोग 4 बजे जुड़ते हैं तो किसी कारणवश आप तक लिंक नहीं पहुंचा, पहले तो ये कि मुझे नहीं पता कि विनोद ने या इन्होंने जितने लोगों के नए लोगों के नाम आए हैं उन नए लोगों के नाम को भी जोड़ लिया गया है क्या, क्योंकि एक कुछ स्टैंडर्ड सूची है तो उसी पर भेज दिया जाता है। तो ये जरा नए नाम जो जुड़ते हैं इस समूह में, वो नए नाम भी रहे। तो कई लोगों को पिछली बार के गलती हो गई है कि कई लोगों को लिंक नहीं जा पाया है। तो कम से कम अब की बार इतना जान लें कि लिंक सेम रहता है, लिंक में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ तारीख बदल जाती है। तो अगर ये लिंक आपके पास रहेगा तो उस दिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। ये लिंक रहेगा ही आपके उसमें, ये हमेशा समझ के रखें। इसका लिंक जो है एक ही रहेगा, बस उसकी तारीखें बदलती रहेंगी, समय और तारीख बदलेगा। तो एक तो ये कहना था। बाकी तिवारी जी का जो सुझाव है बहुत बढ़िया सुझाव है, और एक अच्छी बात हो रही है कि इसकी पूरी चर्चा रिकॉर्ड हो रही है, जैसे पहले भी, और रिकॉर्डिंग भेज भी दी गई थी आपको पिछली बार। अब की बार भी रिकॉर्डिंग फिर से इसकी भेज दी जाएगी, और जैसे उसका एक बना था इसी तरह इसका भी एक बना लिया जाएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो होता चला जाएगा। और आपका सुझाव, अगर एक पेज पर मुख्य चर्चा को हम केंद्रित कर लें और उसको सर्कुलेट कर दिया करें, तो देखते हैं अब की बार और संक्षेप में करके उसको सर्कुलेट करने की कोशिश होगी, जिससे कि चर्चा में बेहतर तरीके से लोग भाग ले सके। सर, उससे मुझे लग रहा है कि एक फायदा ये होगा कि वो हमारा एक पंचपरमेश्वर विद्यापीठ का एक ड्राफ्ट भी रेडी होता चला जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये आप चलिए, प्रमोद चौधरी जी या कोई एक सबको धन्यवाद दे। प्रमोद जी, चलिए, आप कुछ नहीं बोले हैं, आप ही धन्यवाद दीजिए। प्रमोद जी। सर, आज का, अब मेरी आवाज पहुंच रही है क्या सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है जी। आज का जो दूसरा सत्र था पंच परमेश्वर, इस कार्यक्रम का जो शुरुआत हुई थी विद्यापीठ के नाम से, तो आज इस सत्र में काफी कई लोग नए भी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से जो ये संकल्प लिया गया है ये आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। जितने हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबका, और जिन्होंने अपने विचार दिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। फिर हम लोग मिलेंगे 25 तारीख को शाम को 4 बजे, फिर से मिलेंगे 25 को। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद।